हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर पदार्थ निरूपण करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पद क्या होता है। पदम च वर्ण समूह शक्तम पदम, अर्थात वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी कि जो इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं उनका जब हम समूह करेंगे, उनका जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बन जाता है? हमारा पद, यानी एक तरीके से वर्ड बन जाता है। अर्थात वर्णों के समूह को पद कहा जाता है। सुश्रुत के अनुसार जिसमें अर्थ बताने की शक्ति हो वह पद कहलाता है। सुप्तिडंतम पदम, ये वाला श्लोक भी करेंगे कि व्याकरण के अनुसार सुबंत और तिडंत की पद संज्ञा होती है। अथवा के आगे जो श्लोक लिखा हुआ है, शक्तः साभिप्रायो वर्णो वर्ण समूहो वा पदम, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके आगे के एक्सप्लेनेशन पढ़िए। इस वाक्य के अनुसार जो वर्ण या वर्ण समूह किसी अर्थ बताने की साभिप्राय शक्ति रखता है, अर्थात वह अर्थ बतावे, उसका कोई अर्थ अवश्य निकलता हो, उसे पद कहा जाता है। अब हम पद की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जिस वर्ण समूह में पदार्थ का सार्थक अर्थ बताने की शक्ति हो उसे पद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी ज्ञान को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को पद कहा जाता है। तो बेसिकली पद इज जस्ट अ वर्ड विच डिनोट्स पदार्थ ऑल्सो, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लाइक ABCD. If we join then we can form a word in the same way. ठीक है। अब इसके आगे इसका एक उदाहरण दिया गया है। इसलिए घट के लिए घ अ ट अ में आए वर्ण क्रमशः बोले जाएं तो तथा जब किसी एक व्यक्ति को एक साथ ज्ञात नहीं होता तब वे पद नहीं कहे जा सकते, किंतु जब वे एक व्यक्ति को एक साथ मालूम हो तो वे ज्ञान के विषय बन जाते हैं। तब उन वर्णों को घट पद कहा जाने लगता है। पहली बात तो ये कह रहा है कि जैसे घट है, अगर मैं इसमें घ अ ट अ ऐसे करके अगर आपको सीरी वाइज भी बोल दूं तो भी वो पद नहीं कहलाए जाएंगे। परंतु अगर मैं इसको पूरा टुगेदर बोल देती हूँ घट, तो आपको इससे कोई अर्थ निकलता है, ये किसी टॉपिक का विषय हो जाता है, ज्ञान का विषय बन जाता है। इस वजह से ये उस समय पद कहलाता है। दूसरा समूह सब शब्द के सन्निवेश में ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि पद सदैव अनेक वर्णात्मक ही होता है, किंतु समय समय यदि रूढ़ी या योग रूढ़ी पद एक वर्ण वाला भी हो तो होता है। जैसे आकाशवाची पद ख, विष्णुवाची शब्द अ और सुखवाची क आदि। मतलब हमेशा इस चीज का हमें नहीं करना चाहिए या इस चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पद हमेशा अनेक वर्णों का ही होगा। पद एक वर्ण का भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अगर हम इसके आगे भेद पढ़ेंगे पद के, तो जैसे रूढ़ी होता है, योग रूढ़ी होता है, ये जब हम इसके भेद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पद एक वर्ण से भी बन सकता है। जैसे अगर हम आकाशवादी पद की बात करें तो ख से हमें पता चल जाता है कोई भी चीज रिलेटेड टू आकाश होगी। उसी तरीके से सुखवाची के लिए क और विष्णुवाची के लिए अ। उसकी बात करते हैं हम पद शब्द की निरुक्ति। ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये करना है। पद्यते गम्यते ये नार्थः स पदार्थ, अर्थात किसी विषय विशेष या अर्थ का ज्ञान जो कराता है उसे क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। पद की परिभाषा क्या होती है? जिसका अस्तित्व हो, जिसका नाम हो, जो ज्ञान का विषय हो, उसे क्या बोला जाता है? पदार्थ बोला जाता है। अब हम करते हैं पदार्थ की निरुक्ति कि पदार्थ की व्युत्पत्ति की पदार्थ शब्द बना कैसे है। पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद जमा अर्थ। पद का मतलब होता है अक्षर या शब्द और अर्थ का मतलब होता है विषय या ज्ञान या टॉपिक। इनमें वर्णों के सार्थक समूह को पद कहा जाता है। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, यानी वर्णों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। निरर्थक शब्दों को मिलाने से किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता, अतः उन्हें पद या पदार्थ नहीं कहा जा सकता। निरर्थक शब्दों को मिलाएंगे तो उससे कोई भी अर्थ, कोई भी मीनिंग नहीं निकलता, तो उससे हम पद
नहीं कह सकते। अब करते हैं हम पदार्थ के लक्षण। ये जितने श्लोक लिखे गए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसके एक्सप्लेनेशन मत कीजिए, बट ये श्लोक सारे इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यू शुड लर्न 5 श्लोक्स आउट ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से जैसे सबसे पहला, पद्य से पद्यो पदानाम वा अर्थः पदार्था, यानी ठीक है, पद्य से पद्यो पदानाम वा अर्थः पदार्था, यानी पद, एक पद को, पद्य से पद्यो मतलब दो को, और पदानाम यानी एक से ज्यादा जो पद होते हैं उनके मेल से जो अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम? पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। अभिधेयत्व मतलब नामधारी जो वस्तु होती है उन्हें पदार्थ कहा जाता है, जिनका नाम होता है, हमने पढ़ा था अभी। प्रमिति विषया, प्रमिति विषया मतलब जो ज्ञान का विषय हो। ठीक है, पद अर्था, उन्हें पदार्थ कहते हैं। पद प्रतिपाद्यो अर्था, यानी पद द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ विषय को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे वाले श्लोक में से आप ये श्लोक याद कर सकते हैं, युक्तम पदम पदार्थ लक्षणम। ठीक है, बाकी ये दोनों बीच के आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पदार्थ के भेद। इसके लिए श्लोक है द्विविधमेव खलु सर्व सचा सच। दोबारा से पढ़ती हूँ मैं, द्विविधमेव खलु सर्व सचा सच, यानी भाव और अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त हैं, सत और असत। सत यानी जिसकी सत्ता हो या अस्तित्व संसार में दिखाई देता है उसे भाव पदार्थ बोलते हैं, और असत यानी जिसकी सत्ता ना हो या जिसका अस्तित्व संसार में दिखाई न दे, इसे अभाव पदार्थ बोलते हैं। भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा अनेक प्रमाणों के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली चरक संहिता में 2 तरीके के पदार्थ बताए गए हैं, भाव और अभाव। भाव मतलब विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, और अभाव मतलब जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें बताया गया है कि आधुनिक जो मतानुसार है, उसके आधुनिक मतानुसार भी जो पदार्थ है उसके 3 भेद बताए गए हैं, या 3 रूप बताए गए हैं। ठोस यानी सॉलिड, तरल या द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा है गैस। उसके बाद हम करते हैं भाव पदार्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि भाव पदार्थ क्या होता है। आप इस श्लोक को छोड़ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव सब्सटेंस, यानी सत्ता का ज्ञान प्राप्त कराने वाले भाव हैं, उत्पन्न होने वाले नहीं, यानी कि जो क्या करवाते हैं, हाँ जी, जो जिनका अस्तित्व होता है, जो नाम, जिनका नाम होता है, जो एक्चुअली प्रेजेंट होता है, उन्हें भाव पदार्थ कहते हैं। सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद ये टेबल बताई गई है कि भाव पदार्थ को 2 भागों में विभक्त किया गया है, आश्रय पदार्थ और आश्रयी पदार्थ। ठीक है, आश्रय पदार्थ होते हैं जो प्रधान होते हैं, मेन होते हैं, जिन पर सारे पदार्थ डिपेंड होते हैं, जैसे द्रव्य, गुण और कर्म। और आश्रयी होते हैं जो आश्रय पदार्थ पर डिपेंड होते हैं, और इनमें कौन से होते हैं, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 3 आते हैं। ये जो आगे एक्सप्लेनेशन दे रखी थी वो सब इसी टेबल से रिलेटेड है। वो उसमें यही बता रखा है कि आश्रय जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, मेन होते हैं। ठीक है, उन पर सारे आश्रयी भाव पदार्थ डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पदार्थ के भेद। मैंने आपको जैसे बताया था कि 3 मेन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम रूढ़ के बारे में बात करते हैं। इन शब्दों का जो अर्थ निकलता है वह प्रकृति, व्युत्पत्ति, धातु, प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता है, जैसे शुंठी हो गया, नाक हो गया, कान हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक और योग रूढ़ की। इन शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार स्वतः होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द किसी धातु से निर्मित होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति पे डिपेंड करता है, किस धातु से बने उस पर डिपेंड करता है। जैसे पाचक शब्द पच धातु से निर्मित होता है, जिसका अर्थ पचतीति पाचकः अर्थात भोजन पकाने वाला रसोइया होता है। ठीक है, यानी कि ये अपनी व्युत्पत्ति वाली जो धातु है उससे निर्मित है, उस पर डिपेंड करता है इसका अर्थ। योग रूढ़ होता है कि क्या होगा कि हम
जैसे वर्णों का समूह करेंगे तो कुछ और ही शब्द बन जाएगा, हालांकि उन वर्ण को अलग अलग रखेंगे, पद को अलग अलग रखेंगे बेसिकली, तो उनका अर्थ अलग निकलेगा। आप इसमें पढ़िए, इन शब्दों का अर्थ कुछ तो अवयव पर और कुछ समुदाय पर निर्भर करता है। ऐसे शब्द अपना साधारण अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पंकज का अर्थ में पंक जो होता है वो कीचड़ होता है और जो होता है जन्म लेने वाला, किंतु दोनों का अर्थ अगर हम जोड़ेंगे तो पंकज का अर्थ क्या हो जाता है, कमल हो जाता है। अगर यह कहा जाए कि पंख में उत्पन्न होने के कारण यह कमल अर्थ हुआ, तो पंख में बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं किंतु उन्हें पंकज नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसके बाद ये टेबल बताई गई है जिसमें पदार्थ की संख्या बताई गई है, क्योंकि पदार्थ की संख्या में मतभेद है, अलग अलग जो आचार्य हैं, तो उसके लिए ये टेबल बताई गई है कि आचार्य सुश्रुत ने असंख्य बताए हैं। चरक संहिता में मेन तो अभी हमने पढ़े थे कि 2 बताए गए हैं, सत और असत, और 6 और बताए गए हैं, मतलब 2 तरीके से उन्होंने बताया है, 6 और बताए हैं। मतलब 11वें चैप्टर में 2 बताए हैं, और पहले चैप्टर में 6 बताए हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और इन्हीं 6 की अगर हम सीरीज बदल देते हैं तो वो वैशेषिक दर्शन ने बताए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, सीरीज बदली है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद नव्य न्याय ने 7 बताए हैं, सांख्य दर्शन ने 25 बताए हैं, योग दर्शन ने 26, जैन दर्शन ने 7 और अद्वैत वेदांत ने 1 बताया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अभाव की व्युत्पत्ति। अभाव 2 शब्दों से बना है, अभाव, अ जमा भाव, अ का मतलब होता है नहीं, भाव का मतलब होता है अस्तित्व, यानी जिसका अस्तित्व ही ना हो। ठीक है, तो अभाव के लक्षण क्या होते हैं कि किसी वस्तु के न होने को अभाव कहते हैं। अभाव को शून्य तो नहीं समझना चाहिए, किंतु वस्तु को किसी विशेष स्थान में उपस्थित न होने को अभाव कहना चाहिए, ना कि पूर्णतः शून्य को। जिसकी सत्ता नहीं होती है उसे अभाव कहते हैं। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से शून्य है, लेकिन हम कहेंगे कि उपस्थित जगह पर वो उपस्थित नहीं है, मतलब जो हम जगह मान रहे हैं वहां पर वो उपस्थित नहीं है। और अब इस अभाव के भी 2 भेद बताए गए हैं, संसर्गा भाव और अनोन्य भाव। अभाव, संसर्गा भाव में फिर 3 भेद और बताए गए हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता अभाव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संसर्गा भाव, यानी को रिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर हम क्या कहेंगे, किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का जो अभाव होता है, जैसे है नल में पानी ना होना, तो नल तो है उपस्थित लेकिन पानी वहां पर उपस्थित नहीं है। ज्वर के रोग में स्वेद का ना आना, यानी ज्वर तो है परंतु स्वेद नहीं आ रहा है। इसके 3 और आगे भेद बताए थे। सबसे पहला प्राग भाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब पहले से ही कोई चीज वहां पे उपस्थित नहीं है। ठीक है, आदि, बिगिनिंग, प्राग मतलब आदि, बिगिनिंग, अभाव मतलब न होना, जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो, ऐसे अभाव को प्राग भाव कहा जाता है। वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को प्राग भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं पहले कि पूर्व रूप अवस्था में रोगी के व्याधि के लक्षणों का अभाव, अब एब्सेंस ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ बिफोर हिज बर्थ, मतलब बर्थ नहीं हुआ है तो पहले तो एब्सेंट है, लेकिन बर्थ हुए बाद वो प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, प्रध्वंसा भाव, सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब बाद में नष्ट हो जाएगा, जैसे डेथ के बाद बंदा मर जाता है। ठीक है, तो जिसका आदि तो होगा, मतलब स्टार्टिंग में तो प्रेजेंट होगा लेकिन अंत नहीं होगा। ठीक है, कि व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव, व्याधि की चिकित्सा हो गई, यानी व्याधि पहले तो थी परंतु चिकित्सा के बाद अब नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अत्यंत अभाव, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, किसी भी काल में नहीं था, तो यह अभाव त्रिकाल में बना रहता है, जब 2 वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं संभव हो तो अत्यंत अभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे आकाश में रूप गुण होता ही नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे उदाहरण क्या हो गया, मनुष्य में सींग का अभाव, कभी भी नहीं था वो।
ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं उसके बाद कौन सा भाव, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था संसर्गा भाव के 3 भेद। अब अनोन्य अभाव पढ़ेंगे। अनोन्य अभाव में बताया गया जो अभाव तादात्म्य संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाला हो, जो उसे अनोन्य अभाव कहते हैं। वह वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना, मतलब एक वस्तु का दूसरी में अभाव होना, जैसे एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इन अ वुमेन। घट में पट्ट का अभाव, पट्ट होता है वस्त्र। ठीक है, मधुक रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव। इसके बाद ये याद रखने के लिए देखिए, प्राग भाव में क्या है, यानी इनिशियली प्राग भाव में हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियली तो वो चीज नहीं है, लेकिन बाद में वो होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये प्रध्वंस अभाव, यानी बाद में वो चीज नहीं है। पेड़ कट गया तो बाद में तो पेड़ नहीं है, इनिशियली वो था। ठीक है, फिर ये है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब ये सींग है, मनुष्य में सींग, वो तो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, फिर अनोन्य अभाव, जैसे मैन में फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीमेल में मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कभी भी नहीं थी। ठीक है, थैंक यू गाइज। बस ये था आपका पदार्थ निरूपण का चैप्टर। इतना आप करेंगे तो बहुत रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। डू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।